जय हिंद बडीज यार, इन अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन नेवी सीरीज। ठीक है, आज ऑल अबाउट इंडियन नेवी एक एक चीज जानने वाले हैं। मोर देन 30 स्लाइड्स हैं, सो यार पेशेंट के साथ बैठना। ठीक है, सबसे पहले बॉस जय हिंद। एंड यार अपना ना पेन पेंसिल लेके बैठना बॉस, तो साइड बाय साइड आप नोट करते रहो। सब कुछ कर करने वाले हैं रिलेटेड टू योर रैंक स्ट्रक्चर। ठीक है, एनसीयू जेसीयू के रैंक भी बताऊंगा, करंट चीफ कौन है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, सारे एयरक्राफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो वॉरशिप्स होती हैं आपकी, जैसे डिस्ट्रॉयर हो गया, फ्रिगेट हो गया, कॉर्वेट हो गया, क्रूज शिप्स कैसे होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। ठीक है, एम्फीबियन असॉल्ट शिप्स क्या होते हैं। इसी के साथ मार्कोस के बारे में भी बात करेंगे। एंडर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा, मतलब ठीक है। तो ऑल अबाउट इंडियन नेवी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यार बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आप पहले ये साइन देखो, ठीक है, ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल सिंबल है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक सिंबल होता है। ये एंकर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो उसको एंकर बोलते हैं। इसी के साथ यहाँ पे लिखा है शाह नो वरुणा, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखो शाह नो वरुणा ये संस्कृत में टर्म होता है। ये क्या है, मोटो है, क्या है चीज ये मोटो है ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का क्या था, नभः श्वसम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। इसका होता है शान और वरुणा। इसका मीन इंग्लिश में होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ठीक है, अब जो सारी चीजें है ना वो इस वर्ड से स्टार्ट करेंगे, वरुणा से। वरुणा मतलब क्या है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपने आईवीसी पढ़ रखा। आईवीसी भैया क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यार। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वीसी। वीसी मतलब वैदिक सिविलाइजेशन। अच्छा भैया, वैदिक सिविलाइजेशन में तो हमने पढ़ा था कि ओल्ड वैदिक सिविलाइजेशन मतलब ओवीसी में एक भगवान हुआ करते थे जिसको हम वरुणा बोलते थे। ठीक है, वरुणा। वरुणा भैया होते थे हमारे वाटर के देवता। ठीक है, मतलब जो वाटर की, जैसे आपने सुना होगा अग्नि देवता होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो 5 प्रमुख देवता होते थे उनमें जो आपके आते थे, जो मेन हुआ करते थे वो वरुणा हुआ करते थे। ठीक है, तो आई थॉट आप वहां से रिलेट कर पा रहे होगे कि यार वहां पे जो वरुणा जो देवता हुआ करते थे वहीं से हमने ले रखा है जी शाह नो वरुणा। एंड कहीं ना कहीं नेवी की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था कि आईवीसी आईवीसी के जो हमें कॉइन्स हैं वो हमें मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। आप बोलोगे कि भैया नेवी पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री। ठीक है, बट यार बेसिक्स है तो थोड़ा रिलेट कर लेना। मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन में हमको ये कॉइन्स एक्सचेंज करने को मिलते हैं। एंड वहां पे हमने देखा था कि कुछ हमें छोटी छोटी शिप्स भी मिली थी। तो सबसे पहले इंडियन नेवी करके या फिर नेवी करके किसी भी कंट्री के पास कुछ हुआ होता ही नहीं था। सिंपली क्या होते थे, बिजनेसमैन। कौन होते थे भाई, बिजनेस। ठीक है, सब कुछ किस पे चलता था, बिजनेस पे, मतलब ट्रेड पे। ट्रेड चलता था। एंड ट्रेड करने के लिए कुछ ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फॉर द ट्रेड पर्पस। उन्होंने वहां पे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद उन्होंने हैवी पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद आते थे वापस अपनी लोकल कंट्री में। एंड वाइल डूइंग दिस उन्होंने देखा कि यार कुछ कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप बने जिनको हम बोलते थे लुटेरे। उन्होंने क्या किया, उसी शिप पे अटैक करके उसको कब्जे में कर लिया अपने और सारा का सारा मनी ले लिया। अब यार इसको रोकने के लिए ना वहां के जो भी लोकल राजा वगैरह हुआ करते थे उनसे बोल कंप्लेन की गई। उन राजाओं के पास क्या आई, कंप्लेन आई। तो उन कंप्लेन करने पे राजा ने ये कहा कि यार देखो हर चीज चलती है बॉस टैक्स से। ठीक है, तो हमें चाहिए टैक्स, आप हमें दो टैक्स, हम आपको ये अश्योरिटी देंगे कि आप हमारे रूट से, जितने रूट से जाओगे उधर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए क्या था कि उसको लगा कि यार टैक्स तो देना पड़ेगा, बट ये उससे तो बेटर है कि हमारा सारा का सारा पैसा चला जाए। सो फॉर द सेम पर्पस वहां से धीरे धीरे क्या हुई कि राजा ने अपनी कुछ नेवी स्टार्ट की, थोड़ी उसने कुछ लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जो ये अश्योर करते थे कि जितनी भी यहाँ से ट्रेड शिप्स जा रही है वो अच्छे से जाए। एंड कहीं ना कहीं उसी के अगर ब्रॉडर परस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसी को हम नेवी बोलते हैं, फॉर वेदर अबाउट एनी कंट्री। आई थॉट आप आइडिया लग गया होगा कि यार कैसे चीजें होती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि नेवी बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले से आ रहा है। आई थॉट कि आपने, मैंने आपको बताया भी कि इंडियन सिविलाइजेशन, इसके बाद हमने देखा कि मराठा एम्पायर था, चोला एम्पायर था, उनके पास बहुत ह्यूज नेवी हुआ करती थी। उसके बाद गोवा का अगर आपने देखा हो तो पोर्तुगीज अभी तक करते थे, तो वो सिर्फ नेवी के दम पे ही अभी तक इतने टाइम तक टिके हुए थे इन इंडिया। इसके बाद अगर हम देखें तो मुगल्स ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट उसके बाद जो आपके मराठा एम्पायर आते हैं, जिसको हम महाराज शिवाजी को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोलते हैं। अभी हमने कुछ साइंस भी वगैरह चेंज किया, तो इससे रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी हिस्ट्री। बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया, जो सारी स्लाइड्स आपको वही सब कुछ दिखा हुआ देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, द मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द इंडिया गोज बैक टू अबाउट 6000 years। The art of the navigation has been recorded since the Indus Valley civilization। IVC जो मैंने बताया ना, ओल्ड वेंडस सिविलाइजेशन। आगे बात करते हैं। Then on the Indians has lived ahead continuously in maritime trade and expansion। देखो ट्रेड एंड एक्सपेंशन, नेवी करके कुछ होता ही नहीं था, बट इस ट्रेड एंड एक्सपेंशन को ही फ्रीली करने के लिए हमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट्स थी। सिंस इंडियन टाइम्स इंडिया ट्रेड रिलेशन विद कंट्रीज ऑन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन हैव बीन रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली बात है यार, देखो इंडिया के पास दो ही सबसे नियरेस्ट ओशियन है। एक तो हो गया हमारे पास पैसिफिक ओशियन, जहाँ पे आपके साउथ सी के आगे लगता है। ठीक है, एंड दूसरा हो गया हमारा इंडियन ओशियन, जो कि फिर आगे जाके मेडिटेरियन और आगे जाके उन सी से कनेक्ट होता है, ब्लैक सी वगैरह से। ठीक है, तो ये दोनों है मेन। आगे बात करते हैं। फ्रॉम द कलिंगा एम्पायर इनटू 5 to 10 सीई।
ठीक है, टू द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के तो बोलते हैं कि सबसे बड़ी नेवी थी एट दैट टाइम 984 से लेके जो 1042 सी तक जो इनका चला था नेवल एक्सपेंशन। उसमें आपको पता होगा कि नेवल एक्सपीडिशन में जो ये फार ईस्ट तक चले गए थे, मतलब जो आप वियतनाम इंडोनेशिया ये देखते हो ना, ये सारा इन्होंने कवर रखा था इंक्लूडिंग श्रीलंका वगैरह। एंड आप जो आप सुमित्रा एंड मलाया आइलैंड आप देखते हो वो उस टाइम पे अभी भी इन दोनों को ना आपको उसी से जानते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों अभी भी इंडोनेशिया में है। सो आप समझ सकते हो कि इंडियन नेवी ना मतलब नेक्स्ट लेवल ही थी। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग द 14th एंड 15th सेंचुरी इंडियन ship building skills and maritime abilities were so sophisticated that they could produce ships with a capacity to carry over 100 men along with the large quantities of the goods for the trade। ट्रेड पर्सपेक्टिव से आते तो उसके लिए खाना चाहिए और चीज के साथ बड़े पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सामान लेके जाओगे ना एंड अपने लॉन्ग टाइम के लिए जाओगे, उसके बाद आप जब वो सारा का सारा अपना जो भी रॉ मटेरियल उसको सेल करके आओगे तभी आपको हैवी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप शिप से गए हो वापस आए और आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कुछ हुआ ही नहीं, देन इट इज नॉट मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। एंड जो भी हम कर रहे थे ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए कर रहे थे, तो इसके लिए 100 ऑफ मैन की रिक्वायरमेंट होती थी। अब 100 ऑफ मैन के आप समझ लो कितने बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे। 100 ऑफ मैन जा रहे हैं फिर लेके ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के लिए खाना राशन और सब कुछ चाहिए होता था, ठीक है। द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया स्टार्टिंग शोइंग सीड्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन नेवल पावर। जब हमारी इंडियन नेवल पावर डिक्रीज होने लगी आगे जाके, मैंने आपको बताया ना कि देखो मुगलों के टाइम से अगर मैं बोलूं तो यार वहां पे काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन वैसे ही आ जाता था। तो उस टाइम पे हमारी कुछ नेवल पावर मतलब एक्सट्रीम डिक्लाइन हो गई थी। इवन दो देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस थ्रू आउट द हिस्ट्री लाइक द मुगल्स, ठीक है, गुजरात किंगडम एंड मराठास, ठीक है। मुगल्स, ये लेटर मुगल्स की बात हो रही है, ठीक है। ये जो मुगल्स बात हुई ना लेटर मुगल्स की, क्योंकि उनके पास अच्छी नेवी थी, बट जो अर्लियर मुगल्स थे उनके पास ऑब्वियसली बात इतनी नहीं थी, आप भी जानते हो। आगे बात करते हैं तो रॉयल इंडियन नेवी, ऑब्वियसली बात है, देखो बस रॉयल इंडियन एयरफोर्स होती थी ऐसी रॉयल इंडियन नेवी होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो हमें ये रॉयल टाइटल मिला ही था। जस्ट आफ्टर दी डोमिनेंट स्टेटस हमने इसको तीनों फोर्सेस से रिमूव कर दिया था, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1612 when the Britishers and the Portuguese England in a naval counters, hence forcing the British to regularly maintain a naval fleet of the west coast of India। जिनकी मैंने पोर्तुगीज की बात की थी ना, वही जो आप गोवा में लास्ट तक रहते हैं, पोर्तुगीज से इंगेज करने के लिए ब्रिटिशर्स आते हैं। एंड अगर आप जब इसको मोर एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि यार ये सारी कंफ्लिक्ट जो पोर्तुगीज और ब्रिटिश एम्पायर्स के बीच में होती थी ये सिर्फ नेवी को ही लेके होती थी। In 1834, the Navy, which was earlier named as the Bombay Marine, became the Her Majesty's Indian Navy, ठीक है, Majesty's Indian Navy, and the Navy participated in the first Opium War of 1840 and the second Anglo-Burmese War, ठीक है। ये बॉस आप याद रखो कि सबसे पहला जो वॉर लड़ा गया था डेट इज ओपियम वॉर, अफीम बोलते हैं जिसे इंग्लिश हिंदी में, एंड या सेकंड आपका एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, 1852। आगे बात करते हैं, इट वॉज कॉल्ड हर मेजेस्टीज, लेट मी चेंज आउट द कलर। It was called Her Majesty's Indian Marine in 1877. Later in 1892, the Marine was recherished the Royal Indian Marine, which participated in the World War One. And जो World War One में जिसने participate किया था उसका नाम था Royal Indian Marine, ठीक है। And in 1934, the Marine was upgraded to a full naval force, thus becoming the Royal Indian Navy, ठीक है। Royal Indian Navy में फिर ये कन्वर्ट हो जाती है जाके, पहले थी रॉयल इंडियन मरीन, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी, क्योंकि अब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेवल फोर्स आ चुका था। एंड वाज प्रेजेंटेड द किंग्स कलर इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स सर्विसेज टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। आगे बात करते हैं, द RIN रॉयल इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर 2 विद अ स्मॉल फ्लीट बट सफर्ड कैजुअलिटीज टू। द RIN was dominated by the British officers and no Indian held a high rank even after the World War II। ये तो यार स्टार्टिंग से ही था, बॉस वर्ल्ड वॉर 1 हो या फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो। मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स में भी हमारे पास 5 पायलट थे जिनको भी कमांड करने के लिए एक CO हुआ करता था, जो कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स के मतलब जो रॉयल एयरफोर्स होती थी ना वहां से आते थे, जो यूके एंड फॉरेन कंट्रीज की होती थी। आगे बात करते हैं, दिस सिचुएशन अलोंग विद द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड पुअर कम्युनिकेशन लेड टू द रॉयल इंडियन एयरफोर्स म्यूनिटी, ठीक है, इन 1946, क्योंकि उस टाइम पे आजादी की लहर भी उठ चुकी थी बहुत, एकदम बोलते हैं ना कि किसी भी फैक्टर को ना एक ही चीज इन्फ्लुएंस नहीं करती, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण 1946 में हमने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे 1947 में हमको कंप्लीटली आजादी मिल भी जाती है, ठीक है। But the revolt failed as it did not receive support from the Indian Army, the leaders of the Congress or the Muslim League, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी इम्यूनिटी हुई थी जिसके कारण अगर हम चाहते तो 1946 में ही हमारी नेवी आजाद हो जाती, बट क्योंकि इंडियन आर्मी का इतना सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसके साथ यार सबसे ज्यादा बड़ी बात पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत अभी भी चलती है, ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात यही मैं बोलूंगा कि पॉलिटिक्स का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, डेट्स वाई इंडियन नेवी फ्री नहीं हो पाई। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस तो हम जानते ही हैं फिर हमारी आगे क्या हुआ था। आगे हमारे पास खुद की इंडियन नेवी है। The 1961 liberation of the Goa from the Portuguese was the first engagement of the Indian Navy post-independence. The Navy also played important roles in the Indo-Pak War of the 1965 and the Indo-Pak War 1971. अब यार यहाँ से मतलब आई थॉट यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया। लेट मी टेल यू, ये जो हमारा रॉयल इंडियन नेवी का जो मैंने बताया ना 1946 में एक छोटी सी यूनिटी हुई थी, हमको मिल नहीं पाया। बट 1947 में हमारा जब देश आजाद हुआ था, एंड इसी के साथ जब हमें 1949 में डोमिनियन स्टेटस मिल गया था, 1950 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कर दिया था, देन ये रॉयल टर्म भी हट जाता है। ठीक है, वहां से हो जाती है द इंडियन नेवी। ठीक है, एंड आज इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी बोलते हैं। आई विल टेल यू कि व्हाट इज ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, तो 1960 जो फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट मेजर वॉर होता है, ठीक है, वो होता है आपका 1961 में, जिसमें लिबरेशन ऑफ गोवा होता है बाय द पोर्तुगीज। यहाँ पे यार सभी का रोल अच्छा था, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन आर्मी। ठीक है, The Navy also played a crucial role in the Indo-Pak War of the 1965 and the 1971. 1971 में तो मतलब भाई साहब मतलब अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल चलता था। यहीं से स्टार्ट होती है जो कॉर्पोरेट्स आप देखते हो ना, वो यहीं पे 1971 में ही हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे। उनके तीन थे। ठीक है, तीनों ने ना बोल सकते हैं कि पीएनएस जो पाकिस्तान की एयरफोर्सेस, वो बता देता हूँ। देखो, आईएनएस होते हैं इंडियन नेवल शिप, जितनी भी इंडिया की शिप्स होंगी उसके आगे आईएनएस लगता है, एंड पीएनएस होता है पीएनएस, पाकिस्तानी नेवल शिप। तो जितनी भी पाकिस्तान की शिप्स होती हैं उनके आगे पीएनएस लगता है। तो 1971 के वॉर में हमने पहले टाइम कॉर्पोरेट्स को यूज किया था। कॉर्पोरेट्स आगे बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो स्मॉल साइज होते हैं एंड देयर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एंड उन्होंने बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पीएनएस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ जो आपकी कराची पोर्ट आप देखते हो, ठीक है, मैप से थोड़ा लेट करना, कराची आप जो पोर्ट देखते हो वहां पे जो ऑयल फील्ड्स थी, ऑयल फील्ड्स पे ना इतनी हैवी, मतलब इतनी हैवी बम्बार्डमेंट की थी बाय दी छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स कि वो ना एक्सट्रीम लेवल, मतलब ये बताते हैं कि 7 दिन तक वहां पे धुआं धुआं था। मतलब सनलाइट नीचे धरती तक टच नहीं कर रही थी, इतना ज्यादा हैवीली डिस्ट्रक्शन हुआ था। लेटर ऑन 1971 में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन आर्मी में इतना अच्छा किया कि उनको सरेंडर करना पड़ा था विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहीं पे 1971 में आपने वो भी सुना होगा, पीएनएस गाजी वाला अटैक। एक गाजी करके मूवी बनी है, द गाजी अटैक। ठीक है, ओवर द इयर्स द इंडियन नेवी हैज एग्जीक्यूटेड सेवरल ऑपरेशंस एंड रिलीफ ऑपरेशंस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। From 21st century onwards, the Indian Navy has played a crucial role in maintaining peace on the maritime front. It has been deployed for the humanitarian relief in times of a natural disaster and the crisis across the globe, as well as to the keep India's मैरीटाइम ट्रेड रूट्स फ्री एंड ओपन। ठीक है, मेन पर्सपेक्टिव यही होता है, मेन जो रोल होता है वो यही होता है। इंडियन मैरीटाइम ट्रेड एंड रूट को फ्री करने के बाद ही नेवी को बनाया गया था। ठीक है, मतलब जो मेन वर्क होता था वो यही, लेकिन आज तो हमारी कंट्री को सेफ गार्ड करना है इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बात करते हैं 21st सेंचुरी के बाद। आगे आपने देख लिया है, एंड यार ये मैरीटाइम फोर्सेस में जो पीस है ना, पीस हम देखते हैं कि हमेशा, जैसे अभी आपने सोमालिया का केस सुना होगा, ठीक है, वहां के पायरेट्स, तो हमारी मार्कोस गई थी। एंड आपने ये भी देखा होगा कि अभी पाकिस्तान का शिप भी, लाइक अभी आई थॉट 2-3 महीने पहले या फिर 4-5 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान शिप भी वहां पे डूब गया था। तो हमने सिर्फ जस्ट बीइंग एनिमी कंट्री, तब भी हमने पाकिस्तानी सेलर्स को बचाया था। ठीक है, एंड वी डोंट डिफरेंशिएट इधर इट इज मरीन, मतलब बोल सकते हैं कि या तो ये बिजनेस वाला शिप हो, ट्रेड पर्सपेक्टिव शिप हो, या फिर वॉर शिप हो, हम सबको बचाते हैं डूबने के टाइम पे जब भी होता है। ठीक है, तो आई थॉट आप समझ गए होंगे स्लाइड को भी। आगे बात करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंपल सिंपल है, सारी वही होती हैं। ठीक है, in conjunction with the other armed forces of the union act to defer and defeat any threat or aggression against the territory, people or maritime interest of the India both in war as well as peace। वॉर में या फिर पीस में जो भी हमारी कंट्री को डिफेंड करना है एंड दुश्मनों को डिफीट करना है, कोई भी थ्रेट से लड़ना, ये सारे काम किसके होते हैं? अपनी टेरिटरी को बचाना है। पीपल जो मेरीन है, जो मेरीन की पीपल है, इसी के साथ जो इंडियन पीपल है, उन सबको बचाना, ये जो मेजर काम है वो किसका है? इंडियन नेवी का। आगे बात करते हैं। Project influence in India's maritime area of the interest to further the national political, economical and social and security objective। obvious सी बात है, security objectives मतलब security objective मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने सोमालिया का भी केस देखा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम कभी भी किसी भी कंट्री के किसी भी हेड को बुलाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जैसे किसी की नेवी हेड है, ठीक है, नेवी हेड है और हमने किसी दूसरी कंट्री के नेवी हेड को बुलाया, तो ये फॉर्मल प्रोसीजर होता है कि हम जो भी उनका मतलब जो भी उनको फूड वगैरह सर्व करेंगे, ठीक है, जो भी मतलब उनकी खातिरदारी होगी वो किसी न किसी शिप पे होगी।
वेदर इट इज डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जो भी हो, मतलब वो रैंक पे डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर है तो हम बड़े से शिप पे ले जाएंगे, ठीक है। सो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स में, ट्रेड में आता है, ठीक है। पॉलिटिकल कैसे आता है कि यार देखो, नेशनल पॉलिटिकल्स अगर मैं बताऊंगा आपको, जो भी हमारी जो बोल सकते हैं कि जो बाउंड्रीज है हमारी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बाउंड्री हम शेयर करते हैं विद दी सी, ठीक है, विद दी ओशियन। तो हमारे पास लैंड बाउंड्री बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे नेशनल्स को संभालना, वहाँ पे पॉलिटिक्स का अच्छा खासा गेम होता है। आगे बात करते हैं, इन कॉपरेशन विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड आप जानते हो कि आईसीजी, आईसीजी से भी एक यार स्पेशल वो निकलती है वैकेंसी, जिसमें आप ऑफिसर का ऑर्डर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंश्योर गुड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन इंडियाज मैरीटाइम जोन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ भी, क्योंकि इंडियन नेवी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको सारी फोर्सेस के साथ काम करना होता है मिलके। इनको लाइक पायरेट से भी बचना होता है, इनको थ्रेट कोई आ गया तो उससे भी देखना होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओशन इतना वास्ट है ना कि नो वन कैन उतना, मतलब पूरी छानबीन नहीं हो सकती, इसलिए इंडियन नेवी का एकदम नेक्स्ट लेवल वर्क होता है। उसी वर्क लोड में आधा काम जो देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड देती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का वैसे अलग काम होता है, जैसे कि आप नाम समझ पा रहे हो, कोस्ट को गार्ड करना, ठीक है। दोनों के वर्क अलग होते हैं, बट ऑलमोस्ट ड्रेसेस एंड इंसिग्नियास ऑलमोस्ट सेम बोला है मैंने, ठीक है। इंसिग्नियास तो वैसे डिफरेंट होते हैं। प्रोवाइड मैरीटाइम असिस्टेंस इंक्लूडिंग डिजास्टर रिलीफ इन इंडियाज मैरीटाइम नेबरहुड, ठीक है। अगर जैसे कभी भी डिजास्टर वगैरह आता है तो ऑब्वियस सी बात है रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है। आगे बात करते हैं कमांड्स के बारे में। तो इंडियन नेवी की यार, क्योंकि हमारी जो, अगर आप देखो तो नेवी कुछ कुछ यहाँ से ये कोस्ट लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से ये तो पूरा आ जाता है यहाँ यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसा ऐसे करके हमारी कुछ कोस्ट लाइन होती है। तो हमारे पास तीन कमांड्स हैं, डेट इज वेस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड, एज वेल एज ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड आपकी विशाखापट्टनम में है, वेस्टर्न नेवल कमांड आपकी मुंबई में है, डेट इज इन महाराष्ट्र, एंड सदर्न नेवल कमांड आपकी कोची में। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कोची। ये याद कर लेना बॉस, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर। रैंक स्ट्रक्चर जो आपकी कमीशन ऑफिसर की बात करें, देखो तीन टाइप के ऑफिसर होते हैं, डेट इज अबाउट एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर, लेटर ऑन आपके जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एंड आता है सीओ, कमीशन ऑफिसर। आप जो एसएसबी इंटरव्यू देते हो, एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद आप जिस रैंक पे डिप्लॉय किए जाते हो, वो सीओ की सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होती है। मतलब कमीशन ऑफिसर की कैटेगरी में जो सबसे छोटी रैंक होती है वो आपको मिलती है, वेदर यू आर गोइंग फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो कमीशन ऑफिसर्स की ये कुछ रैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें भी सबसे जो छोटी रैंक होती है डेट इज सब लेफ्टिनेंट, जो आपको बीइंग एन ऑफिसर, अगर आप इंडियन नेवी में जाते हो आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी इंटरव्यू, तो आपको ये सबसे छोटी रैंक देखने को मिलती है। इसके बाद आती है आपकी लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल, ठीक है। तो ये कुछ आपकी होती हैं। एंड जो इसमें जो सबसे बड़ी रैंक रैंक होती है वो होती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। जैसे आपकी फील्ड मार्शल होते हैं, ऐसे आपकी एडमिरल ऑफ द फ्लीट होती है। एंड ये आपके रैंक स्ट्रक्चर, इसी के साथ ये इनकी इंसिग्निया है, ठीक है। ये इंसिग्निया को मैं डिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। ये तीन इंसिग्निया, ये जो नीचे वाले के जैसे रेयर एडमिरल की ये दो इंसिग्निया है, जो आपके ये लगता है आपके यहाँ पे शोल्डर पे, एंड ये आपके होते हैं जो आपकी मतलब रिस्ट होती है ना, कलाई की जो कोट होता है, कोट के उधर लगते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये सारे सेम रहते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें एक स्टेप होती है, इसमें दो स्टेप होती है, इसमें मिडिल वन वाली बहुत थिक होती है। तो यू हैव टू लर्न अबाउट द इंसिग्निया ऑल्सो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं जेसीओ एज वेल एज एनसीओ रैंक की, ठीक है। तो आपकी जो जेसीओ रैंक होती है वो यार जेसीओ रैंक आपकी ये रैंक होती है, एंड इसी के साथ आपकी एनसीओ रैंक ये होती है। मैं इधर लिख देता हूँ एनसीओ, ठीक है। तो ये जो आपकी चार रैंक जाती है ना, ये जो आपकी चार रैंक जाती है डेट इज इन द एनसीओ, एंड जो आपकी तीन रैंक होती है ये आपकी होती है जेसीओ रैंक्स, ठीक है। तो जेसीओ एंड एनसीओ, ठीक है। एनसीओ रैंक में जो सबसे छोटा आता है डेट इज सीमैन सेकंड क्लास, उसके बाद आता है सीमैन फर्स्ट क्लास, फिर लीडिंग सीमैन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1। इसके बाद आपका लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, मतलब लाइक सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, ऐसे करके फिर आपकी सीओ की रैंक से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मस्ट लर्न दीज इंसिग्नियास आल्सो, ठीक है। अब के टाइम पे क्या हो गया ना, एसएसएस डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ओके जेंटलमैन टेल मी, पहले होता था कि इक्विवेलेंट रैंक बताओ आप, लाइक आप बोल दिए कि सब लेफ्टिनेंट की इक्विवेलेंट रैंक बता दो इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। लीडिंग सीमैन की बता दो इंडियन आर्मी। बट अब वो इंसिग्निया पूछते हैं, वो आपसे बोलेंगे कि मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 2 एंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 में उनकी इंसिग्निया में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि एक स्टेप का डिफरेंस होता है, क्लास 2 में एक होती है, क्लास 1 में दो होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप आ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि द इंडियन नेवी इज द मरीन ब्रांच ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्म फोर्सेस की तीन ब्रांच होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जिसमें आपकी मैरीटाइम जो ब्रांच होती है डेट इज इंडियन नेवी। इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, अ 4 स्टार एडमिरल कमांड्स द नेवी, ठीक है। जो अभी है, जो आपके एडमिरल दिनेश सर हैं, ठीक है, दिनेश त्रिपाठी सर, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं एज अ ब्लू वाटर नेवी, ये क्या होता है भैया, ये ब्लू वाटर नेवी क्या होता है, ठीक है, अभी बताता हूँ।
It operates significantly the Persian Gulf region, the Horn of Africa, the Strait of Malacca, and routine conducts anti-piracy operations and partners with other navies in the region. ठीक है, तो ये जो आपका पर्शियन गल्फ हो गया, जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, जो आपका सोमालिया वाला रीजन आता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का एक थोड़ा आप सब जानते हो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो इन सारे रीजन में हम ऑपरेट करते हैं। अब भैया ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी यार क्या ह्यूज नेवी होती है जिसके पास अपने खुद के एक्टिव एज वेल एज पैसिव पर्सनल्स होते हैं, इनके पास ह्यूज वैरायटी ऑफ बोल सकते हैं कि वॉरशिप्स होती हैं, ठीक है, मतलब हैवी माइटी नेवी जिसके पास होती है ना, उसे बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी। तो इंडिया अभी के टाइम पे एक ब्लू वाटर नेवी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन से बात करते हैं। It also conducts a routine 2 or 3 month long deployment in the South and the East China Sea as well as in the Western Mediterranean Sea। ऑब्वियस सी बात है, मेडिटेरियन का तो आपने देख ही लिया है। साउथ चाइना सी भैया कहाँ पे? फिलीपींस वगैरह यार हमारे अच्छी कंट्रीज है जो हमसे ब्रह्मोस वगैरह परचेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सिक्योरिटी लाइक हमें उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं मोटो के बारे में, हम बात कर चुके थे, शान और वरुणा, ठीक है। ये यार यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, आप समझ जाओगे, शान और वरुणा ये लिखा हुआ है, संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में होता है मे द वाटर ऑफ मे द गॉड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, मे द गॉड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे, जिनको वरुणा जो बोला जाता है गॉड ऑफ, ठीक है, वरुणा गॉड ऑफ वाटर, ठीक है, आईवीसी के, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ ये लिया कहाँ से गया है, जैसे कि आपका जो आईएफ का हाइट इज द स्काई इज ग्लोरी, वो 11th चैप्टर से लिया गया है, ये आपके तृतीय उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तृतीय उपनिषद। तो आप इस बात को याद रखेंगे, एंड वंस यू एक्सप्लेन दीज थिंग्स ना इन द एसएसबी इंटरव्यू, देन एसएसआर विल नो कि हाँ यार आप इन डेप्थ पढ़ के आए हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बॉस, ठीक है। वाई इंडियन नेवी डे, अच्छा है, हाँ यार, वाई इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नीचे चले गए। आई थोड़ा समझ गए होगे कि इंडियन नेवी क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसे बता देता हूँ, इंडियन नेवी डे आपका 4 दिसंबर को होता है। मैंने आपको बताया था कि यार 1971 का वॉर, ठीक है, इंडो पाक वॉर, जिसमें इंडियन नेवी ने अपने छोटे छोटे 3 कॉर्वेट्स की मदद से पीएनएस के इतने हैवी हैवी डिस्ट्रॉयर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कॉर्वेट्स थे जो हमने स्पेशली बनवाए थे बाय दी विद द हेल्प ऑफ द रशिया, ठीक है, वो हमने स्पेशली डिजाइन करवाए थे फॉर द इंडो पाक वॉर, क्योंकि हमने उस टाइम पे देखा कि यार अगर हम अपने इतने हैवी डिस्ट्रॉयर्स को भेजते हैं एंड इन केस अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इट इज अ हैवी लॉस ऑफ बोल सकते हैं कि मनी एज वेल एज टाइम, ठीक है। तो उसके लिए पर्सपेक्टिव से ना हमने 3 बनवाए थे अपने, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बनवाए थे, एंड जो जाके आगे जाके बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि मतलब उन्होंने नेक्स्ट लेवल वर्क करके दिखाया। एंड फॉर दी सेम पर्पस ना, इस काम को प्रेस करने के लिए, यू पीपल वोंट बिलीव कि रशिया ने जो हमसे हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेट्स बनवाए थे एंड हमारे 1971 की वॉर को, स्ट्रेटेजी को प्रेस करने के लिए उस टाइम की जो नेवी के, रशियन नेवी के, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता, तो यूएसएसआर की जो माइटी नेवी के जो हेड थे वो इंडिया में आए थे, एंड ही मेड विद दोस पर्सन्स जो उस टाइम पे वो 3 कॉर्पोरेट्स के सेलर थे, ठीक है। तो इतना हैवी लेवल पे, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल पे इंडियन नेवी ने वर्क करके दिखाया था। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन ट्राइडेंट इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके बारे में सब कुछ वैसे तो मैंने बता दिया, बट एक बार आप पढ़ भी लेना, ठीक है। द इंडियन नेवी कंसिस्ट ऑफ अ सिविल नेवी एज वेल एज मिलिट्री नेवी लेड बाय द इंडियाज प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ। ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 4th of December 1971। दैट्स व्हाई हम 4th of December को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। Amidst the war between the Indian and Pakistan, the Indian Navy officially entered the war on the 4th of December and Karachi was loaded with the attacks। मैंने बताया ना कराची का जो पोर्ट, मैंने बताया ना आपको, जो कराची का जो पोर्ट था दैट इज हैविली डिस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। उस टाइम पे मतलब ऑयल फील्ड्स जो वहां पे थी ना, वहां पे ऑयल फील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां पे ऑयल की शॉर्टेज पड़ गई थी। अभी समझो 1 महीने तक कराची में ऑयल की शॉर्टेज थी, एंड उनको अपने वॉरशिप्स चलाने तक के लिए उनके पास ऑयल नहीं बचा था। 7 दिन तक सनलाइट नीचे टच नहीं कर पाई थी आगे, ठीक है, जमीन को टच नहीं कर पाई थी, इतना हैवी डिस्ट्रक्शन था। आगे बात करते हैं। अब यार कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से जाते हैं कि हमारे पास अभी देखो सारी कंट्रीज की बात करने वाले, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी वॉरशिप आपने देखी होंगी ना सबको कवर कर लूंगा, वॉरशिप सब कुछ कवर करने वाले हैं। जो मॉडर्न वॉरशिप आज कैटेगरी डिवाइडेड होती है डिफरेंट डिफरेंट में, जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, क्रूजर्स हो गया, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्पोरेट, सबमरीन एज वेल एज एम्फीबियन असॉल्ट शिप। चलो बात करते हैं। सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या भैया? एज द नेम सजेस्ट, एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाला नोन एज द एयरक्राफ्ट कैरियर। अब मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर इज द लार्जेस्ट कैरियर, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट वॉरशिप होती है, ठीक है। इसके पास अपने सब कुछ होता है इसके पास, मतलब इसके पास आपके थाउजेंड्स नंबर ऑफ तो इसके पास रडार मिलेंगे, लाइक सिग्नल रडार मिलता है इसके पास, ठीक है। इसके पास एंटी रडार मिसाइल्स होती हैं,
इसके पास खुद की लिफ्ट्स वगैरह होती हैं इसमें ऑलमोस्ट। जो आप अभी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर देखा आगे मैंने शायद इमेज भी लगा रखी है, ये देखो बॉस। ठीक है, ये होता है आपका, ऐसा कुछ होता है एयरक्राफ्ट कैरियर ये। ठीक है, ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हेलीपैड है, यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर से डिप्लॉय है, इसी के साथ यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट से डिप्लॉयड है। ये देखो, ये यहाँ पे मिग 29K एंड एज वेल एज तेजस का जो हमारे पास दो है उनके मरीन वर्जन है। सो वी आर यूजिंग बोथ ऑफ देम एज ऑफ नाउ। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखो तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में आपके रडार एज वेल एज और जो डिफरेंट थिंग की चीज यूज करते हैं ना, वो सारी इसी में होती हैं। ठीक है, मतलब आपका जो भी सिस्टम जो होता है चलाने के लिए एयरक्राफ्ट को, वो सब कुछ इसी में होता है। एंड इनका अगर वेट देखोगे, इनका डिस्प्लेसमेंट वेस्ट अराउंड अराउंड, अगर आप मोटा मोटा मैं बताऊं तो यार, जहां तक मेरे को याद है 45,000 टन के अराउंड होता है। ठीक है, इतना ज्यादा हैवी डिस्प्लेसमेंट इनके पास वेट होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने माइटी होते हैं। अब बट इनके साथ दिक्कत क्या आती है ना, देखो ये पहले बनाए क्यों जाते हैं, पहले ये समझते हैं। क्योंकि यार ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट आप देखते हो, इनके पास छोटे विंग्स होते हैं, विंग्स छोटे होते हैं, तो डेट्स इनके पास फ्यूल की लिमिटेशन होती है। अगर आपको कहीं अपनी कंट्री से दूर जाके अगर लड़ाई करनी है ना, तो आप अगर जैसे अगर इन फाइटर्स को भेजते हो तो यार, कि जब तक जाएंगे जब तक तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। आप फ्यूल कैसे लेके जाओगे? ठीक है, समझ रहे हो? तो फॉर द सेम पर्पज ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए गए। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा क्यों है, हम ये फाइटर्स को भी तो हम बड़ा कर सकते थे, तो हमको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता। बट यार अगर हम ये फाइटर्स को जो है, अगर हम इनका विंग स्पैन बड़ा कर देंगे, तो डोंट यू थिंक ये रडार में कैप्चरेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर द सेम पर्पज एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए गए। एयरक्राफ्ट कैरियर के पास खुद की आप देख सकते हो ये स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, इनको जो बोलते हैं रनवे। इसी के साथ ये हमारे पास अभी थोड़ा ये उठा हुआ है यहाँ से। ठीक है, एंड इनके पास खुद के हुक्स होते हैं एट द टाइम जब इन पे लैंडिंग की जाती है। एंड इन पे लैंडिंग करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि जमीन तो यार एकदम स्टेबल होती है, बट ये क्या होता है, ये ओशन पे रहता है, तो हर टाइम मूव करता रहता है। तो उसके लिए भी स्पेशल रडार्स लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एंड एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं जाता, मोस्ट रिमेंबर, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में बनाने में इतना सारा खर्चा आ जाता है। एंड अगर किसी ने एक दो मिसाइल ही अगर हिट कर दी ना, तो एयरक्राफ्ट कैरियर को हैवी डैमेज पड़ेगा। मतलब आप ये समझो कि सिर्फ इसकी मेंटेनेंस में हमको 6 महीने लग जाते हैं। तो डेट्स वाई कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले नहीं जाता। इसके साथ नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयर, कॉवरेट्स, फ्रिगेट, क्रूज मिसाइल, मतलब क्रूजर शिप्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इकट्ठी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इंडिया को बोला जाता है ब्लू वाटर नेवी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। अब बात करते हैं, सारी चीजों कवर कर लेते हैं। एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ वॉरशिप दैट सर्व्स एज अ seagoing airbase equipped with a full length flight deck and facilities for carrying, arming, deploying as well as recovering aircraft. Typically it is a capital ship of a fleet, as it allows a naval force to project air power worldwide without depending on the local bases or for staging aircraft operations। समझ गए ना? क्योंकि इन्हें रुकना नहीं पड़ता, इनके पास सब कुछ पहले से ही एयरक्राफ्ट के रेडेक्स है। आगे आते हैं आपके क्रूजर्स। इनका देखो भाई, साइज के अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन किया, मतलब जो आपके सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसके बाद आपके हैं क्रूजरशिप। क्रूजरशिप भी एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे होते हैं, बट ये भी बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास भी सब कुछ होता है, इनके पास मिसाइल विसाइल सब कुछ पहले से ही इक्विप्ड होते हैं, कैनन्स वगैरह होती हैं हैवी हैवी। तो a cruiser is a type of warship. Modern cruisers are generally the largest ship in the fleet after the aircraft carrier and the amphibian assault ship. Amphibian assault ship क्या होता है मैं यार बताऊंगा आपको। ठीक है, ये मैंने आगे मेंशन कर रखा है। ये amphibian assault ship भी ऑलमोस्ट क्रूजर टाइप के शिप होते हैं, इनसे थोड़े बड़े भी होते हैं, मतलब इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उस पर डिपेंड भी करता है। एंड कैन यूजुअली परफॉर्म सेवरल रोल्स इनके भी होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स एज द वर्ड सजेस्ट किया, डिस्ट्रॉय करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो अ डिस्ट्रॉयर इज द फास्ट मैन्यूरेबल लॉन्ग एंड्योरेंस वॉरशिप intend to escort large vessels in a fleet, ठीक है, convoy or the battle group and defend them against powerful short range attackers. At the start of the 21st century, destroyers were the global standard for surface combat ships. Most destroyers are armed with the guided missile ships। ठीक है, गाइडेड मिसाइल कैसी होती हैं, जिनको एक बार टारगेट दिया तो जरूरी नहीं है अगर टारगेट की पोजीशन चेंज होती है तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं। दिस टाइप ऑफ मिसाइल्स आर नोन एज गाइडेड मिसाइल्स। इसी के साथ डिस्ट्रॉयर्स के पास मैन्योरेबिलिटी होती है। ठीक है, मैन्योरेबिलिटी मतलब ये इतने ज्यादा तो नहीं होते जितने कॉर्पोरेट्स होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है इनके पास थोड़ी होती है, क्योंकि इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। बट साइज छोटा होने से क्या होता है ना, जितने एयरक्राफ्ट कैरियर और दी क्रूजर्स के पास जितनी मिसाइल्स आ सकती हैं उतने नहीं आ पाते इनके पास। बट डिस्ट्रॉयर का जो मेन रोल होता है वो होता है टू प्रोटेक्ट द एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर सारी फ्लीट में साथ में जा रहे हैं, अदरवाइज टू डिस्ट्रॉय द अदर्स बिग एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द एनिमी कंट्री। ठीक है, डिस्ट्रॉयर का ये मेन काम होता है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रॉयर की। आप यार फोटो देख सकते हो, इस टाइप का कुछ डिस्ट्रॉयर होते हैं। ठीक है, मे बी आपको छोटा लग रहा हो देखने में, बट ये हैवी होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट आपके डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं, बट कॉर्पोरेट से थोड़े बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनके पास मिसाइल टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी।
बट मैन्यूवरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अ फ्रिगेट इज अ टाइप ऑफ अ वॉरशिप हैविंग वेरियस साइजेस एंड रोल्स ओवर द टाइम। इन 17th सेंचुरी अ फ्रिगेट was any warship built for the speed and maneuverability, समझ गए ना बॉस, स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी, द डिस्क्रिप्शन ऑफन यूज्ड बीइंग फ्रिगेट बिल्ट। इन मॉडर्न नेवीज फ्रिगेट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अदर वॉरशिप्स एंड मर्चेंट मरीन शिप्स, ठीक है, और सारे शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्रिगेट्स का यूज करते हैं, स्पेशली एज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, combatant for amphibians, expeditionary forces, underway replenishment groups and merchant convoys, ठीक है। मतलब जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ शिप्स होती हैं उन सबको बचाने के लिए हम फ्रिगेट का यूज करते हैं, क्योंकि देखो अगर डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर से लड़ेगा ना, तो अगर हमारा डिस्ट्रॉयर, अगर इनके सपोज करो अगर उन्होंने कोई हैवी मिसाइल दे दी एंड हमारा रडार उसको कैप्चर नहीं कर पाए, एंड इनकेस हमारा डिस्ट्रॉयर अगर अटैक कर दिया गया, तो यार डोंट यू थिंक हमारे पास मनी का काफी ज्यादा वेस्टेज होगा, क्योंकि यार इनको बनने में ना बहुत साल लग जाते हैं। अब दिस इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम, इसी के साथ वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ लेके जाते हैं। जैसे अगर एक डिस्ट्रॉयर जा रहा है तो एक डिस्ट्रॉयर के साथ 2 फ्रिगेट 3-4 कॉर्वेट साथ में जाएंगे। क्यों जाएंगे? कॉर्वेट्स बड़े बड़े जो एनिमी कंट्री है वहां के फ्रिगेट्स को टारगेट करेंगे, फ्रिगेट जो होंगे वो वहां के डिस्ट्रॉयर को टारगेट करेंगे, डिस्ट्रॉयर होगा वो एयरक्राफ्ट करेगा या फिर क्रूज शिप्स को टारगेट करेगा, ठीक है। तो मतलब आप जितने बड़े हो आप उससे बड़े टारगेट को मतलब अटैक करोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्रिगेट करके कुछ ऐसे होते हैं ये, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं, बट ऑब्वियसली फिर भी काफी बड़े होते हैं। इनके पास भी हैवी हैवी मिसाइल्स एज वेल एज कैनन्स वगैरह लगी होती हैं। ये देखो ये लगी है कैनन, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं आपके कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स क्या होते हैं? कॉर्वेट इज अ स्मॉल वॉरशिप, इट इज ट्रेडिशनली द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ द वेसल, ठीक है। लिखा है ना, स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ द वेसल कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर वॉरशिप। प्रॉपर वॉरशिप होती है, छोटी बड़ी है, बट प्रॉपर वॉरशिप होती है, खुद के पास एंटी बोल सकते हैं कि मतलब एंटी गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, अटैकिंग मिसाइल्स होती हैं, सरफेस टू एयर, सरफेस टू वाटर, सरफेस टू सरफेस, सारी टाइप की मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। एंड हैवी मैन्यूवरेबिलिटी होती है क्योंकि साइज कम होता है, ठीक है। बट लिमिटेशन भी आती है, अब जैसे क्योंकि साइज छोटा है तो फ्यूल लिमिटेड ले पाएंगे, अब बहुत देर तक नहीं, बहुत दूर तक नहीं जा सकती। इसीलिए 1971 के वॉर में भी, जो इंडिया पाक वॉर हुआ था, उसमें भी जब वो हमारे 3 कॉर्पोरेट्स जाते हैं ना, तो उनको ले जाने के लिए 2 डिस्ट्रॉयर साथ में गए थे पहले। जब उनको एग्जैक्ट लोकेशन पे छोड़ने के बाद तब उन्होंने फिर अपना मतलब आधा रनवे बोल सकते हैं कि आधी डिस्टेंस डिस्ट्रॉयर ने कवर कराई थी, लेटर ऑन कॉर्पोरेट्स ने करी थी, ठीक है। सो द वॉरशिप क्लास above the corvettes is that of the frigate, while the class below the historically that of the sloop of war। आगे बात करते हैं, द मॉडर्न टाइप्स ऑफ द शिप्स बिलो अ कॉर्वेट आर कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट, ठीक है। जो भी मतलब कॉर्वेट से छोटे होते हैं उनको हम कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट बोलते हैं, पेट्रोलिंग के लिए जो काम में आते हैं। बेसिकली ये वॉरशिप नहीं होते लेकिन, ठीक है, मिसाइल बोट्स एंड फास्ट अटैक क्राफ्ट। In modern terms, a corvette is typically between 500 tons and 2000 tons, although recent designs may approach 3000 tons, which might instead be considered a small frigate, ठीक है। जिसको एक छोटा फ्रिगेट ऑब्वियस सी बातें नहीं कहा जाएगा जब उसका 3000 टन का आसपास वेट हो जाएगा। तो कॉर्वेट ऐसे होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। कॉर्वेट्स ऐसे होते हैं, ये इनके पास रडार वगैरह सिस्टम लगी होती है, इनके पास भी कैवेनन होती है, ठीक है। आसपास इनके पास भी मिसाइल्स वगैरह सब कुछ होता है, कंप्लीट एक वॉरशिप होती है मतलब, ठीक है। साइज छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वॉरशिप नहीं होती, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है, ठीक है। सबमरीन्स की बात करते हैं, सबमरीन्स और दी सब इज अ वाटर क्राफ्ट कैपेबल ऑफ अ इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अंडर वाटर, मतलब वाटर के अंदर रह के ऑपरेशन करने वाले वॉरशिप्स को हम सबमरीन कहते हैं। सब प्लस मरीन, मरीन के अंदर सबमर्ज होने वाले, मतलब मरीन के अंदर वाटर के अंदर रहने वाले, ठीक है। सबमरीन्स आर रिफर्ड टू एज दी बोट्स रेदर देन दी शिप्स, इनको हम स्पेशली बोट्स बोलते हैं, इनको हम शिप्स नहीं बोलते, ठीक है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि सबमरीन्स आर दी वॉर शिप्स, दे आर दी वॉर बोट्स, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, साइज से कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। मोस्ट लार्ज सबमरीन्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉडी, ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी आपकी बहुत बड़ी सबमरीन्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल बॉडी ही रखती हैं, विद द हेमिस्फेरिकल और द कोनिकल एंड्स एंड अ वर्टिकल स्ट्रक्चर यूजुअली लोकेटेड amidship which house which houses communication and sensing devices as well as periscopes। अब यार देखो सबमरीन ना मतलब मतलब मैंने इन सब के बारे में पढ़ा, तो आई लाइक लिटरली आई लाइक सबमरीन्स। एंड अगर आप द गाजी अटैक मूवी देखोगे ना, द गाजी अटैक करके एक मूवी है, देन यू फील मतलब यू लव सबमरीन्स। वाई? क्योंकि यार सबमरीन्स के पास टॉर्पेडोज मिसाइल सब कुछ होता है, ठीक है। एंड हैवी सबमरीन्स, आज तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं,
बट अगर हमारे पास अभी ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, एक डाउट होता है कि यार दो टाइप की सबमरीन होती है न्यूक्लियर में भी, एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, एक होती है न्यूक्लियर अटैकर सबमरीन। ठीक है, तो हमारे पास अभी न्यूक्लियर अटैकर सबमरीन नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबमरीन की। मैं क्या बताता रहा था, देखो वो सबमरीन इतनी ज्यादा, क्योंकि ये चारों तरफ से कंप्लीटली कवर्ड होती है। अब आप किसी वॉरशिप पे हो तो आप अपने दुश्मन को डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं। बट वंस यू अंडर दी वाटर, बहुत नीचे हुआ वाटर के, आपके पास वाटर का इतना हैवी प्रेशर होता है कि उस टाइम पे ग्लासेस का यूज तो किया नहीं जाता, क्योंकि ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, अब स्टील के आर पार कौन देख लेगा। ठीक है, स्टील सबमरीन्स आर टू एक्यूरेट टू टारगेट देयर, हम बोल सकते हैं कि मतलब एनिमी जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, क्योंकि इनके पास भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिसाइल्स होती हैं, सारी मिसाइल्स होती हैं, सरफेस टू एयर, सरफेस टू वाटर, ठीक है, सरफेस टू सरफेस ऑल्सो। एंड वहां पे टॉर्पेडो वगैरह जब छोड़े जाते हैं तो यार ये सारे मतलब ना रडार्स की मदद से, ठीक है, जो साउंड की सोनार वेव्स होती है उनकी मदद से ये सारे आइडेंटिफाई करते हैं कि यार हाँ कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है, कोई फिश तो नहीं है। तो मतलब नेक्स्ट लेवल वर्क रहता है इनका। ठीक है, एंड अभी आपने देखा भी होगा कि स्पॉर्किंग क्लास, अरिहंत क्लास, ये सारी सबमरीन्स के प्रोजेक्ट 75, ठीक है, 75B, तो ये सब पढ़ के जाना, ये इस टाइप की कुछ सबमरीन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं आपके एम्फीबियंस असॉल्ट शिप। अब ये क्या चीज है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, मे भी हो सकता है मोस्ट ऑफ के लिए पहली बार ही हो। एम्फीबियन असॉल्ट शिप क्या होता है? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आपने सुन रखा होगा, ऐसे लोग जो धरती एज वेल एज पानी, एज धरती और पानी में बेसिकली मतलब दो में रहता है ना, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। बट जो एम्फीबियन असॉल्ट शिप होता है ना, वो इंडिया मतलब लैंड, वाटर एज वेल एज एयर, तीनों के लिए ऑपरेट करता है। कैसे? एम्फीबियन शिप की पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। इस टाइप के होते हैं कुछ एम्फीबियन असॉल्ट शिप, मतलब ऊपर से तो डायरेक्टली शिप होता है, बट नीचे जो इनका डेक होता है ना, डेक, डेक यार ये होलो टाइप का डेक होता है, जिसमें आप इस टाइप के टैंक्स इसमें अंदर उतार सकते हो। ठीक है, इसमें अंदर ही फाइटर एयरक्राफ्ट भी होते हैं। एंड ये एयरक्राफ्ट जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर पढ़ा ना हमने, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे होते हैं, बट क्रूजर्स के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था क्रूजर्स जब हम पढ़ रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े से छोटे होते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है इसलिए यार। ठीक है, तो उनसे छोटे होते हैं क्योंकि इनके पास भी कैपेबिलिटीज होती है टू, अगर जैसे किसी को अगर इसमें फाइटर रखना है तो इसमें कोई फाइटर रख सकता है। ठीक है, इन्हीं के पास अंदर पूरी मेंटेनेंस, ऑयलिंग ऑयलिंग करने का सभी फैसिलिटीज होती है, मतलब अंदर से पूरा डेक होता है, ऊपर से इनके पास रडार्स, कैनन्स, मिसाइल सब कुछ होता है। तो एक चलता फिरता ये भी बोल सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑब्वियसली बात है छोटे होते हैं, इसलिए इनकी मैन्योवरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है इन केस अगर इनको हैवी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना हो। इसी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाना यार, मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। इनकी वेदर भी डिपेंड करता है कि मतलब यहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी है, अभी ओशन में कंडीशंस कैसी चल रही है। सो फॉर द सेम पर्पस हम एम्फीबियस असॉल्ट शिप का हैवीली यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज इसका करती हैं। एंड अगर कभी यहाँ पे अगर हमें टैंक वगैरह उतारने हैं इमीडिएटली तो हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एयर के थ्रू ले जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है हमें काफी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मार्कोस, मार्कोस जैसे कि हमारी आर्मी की पैराएसएफ है, एयरफोर्स की गरुड़ कमांडोज हैं, ऐसी नेवी की जो मरीन सील्स हैं, मतलब जिनको मार्कोस बोलते हैं। ठीक है, ये मार्कोस द वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, आगे बात करते हैं मरीन कमांडो के बारे में। द मरीन कमांडो फोर्स, एमसीएफ, ऑल्सो नोन एज मार्कोस, इज a special operation unit that was raised by the Indian Navy in 1987 for amphibians warfare, close quarters combat, counter terrorism, direct action, space special reconnaissance, unconventional warfare, hostage rescue, personal recovery, combat search and rescue, asymmetric warfare, foreign internal defense, counter proliferation, amphibians reconnaissance, including hydrographic reconnaissance। ठीक है बॉस, इतने सारे काम होते हैं। आई थर्ड आप समझ गए होगे, एंड सबका मीनिंग आपको पता ही है। ठीक है, मीन बता देता हूँ किस लिए बनाए गए थे। मीन बनाए गए थे हॉस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, सोमालिया वगैरह में जो आपने देखा ना, तो उसके लिए मेन थे, बट वाइड वैरायटी ऑफ काम कर रहे हैं जैसे कि गरुड़ फोर्सेस करते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं मार्कोस कमांडोज के बारे में। सिंस देयर इंसेप्शन, मार्कोस प्रोवाइडेड देमसेल्फ इन वेरियस ऑपरेशंस एंड वॉर्स, नोटेबल ऑफ देम इंक्लूडेड ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑनसोम 2, कारगिल वॉर, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ये बॉस क्योंकि वहां से कॉपी किया गया था तो ये दो अननेसेसरली आ गए, आप इसको अवॉइड करेंगे। दे आर ऑल्सो एक्टिवली डिप्लॉयड ऑन दी एंटी पायरेसी ऑपरेशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएसएस आपसे पूछते ही हैं इफ यू आर गोइंग फॉर दी नेवी एंट्री। ठीक है, तो आप बताओगे कमेंट्स में आपके ऑपरेशन पवन एंड ऑपरेशन कैक्टस का क्या रोल, क्या मतलब कहाँ 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 हुए थे ये। ठीक है, किस कंट्री के साथ, ऐसे कुछ मार्कोस होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके हैं मार्कोस कमांडो। ठीक है,
दे आर इक्विप्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइनेंस्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब जो हमारे करंट नेवी चीफ हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर, ठीक है। एडमिरल इनकी रैंक होती है, ऑब्वियसली बात है, एडमिरल सबसे बड़ी रैंक होती है, मतलब जस्ट आफ्टर द एडमिरल ऑफ द फ्लीट। बट अभी कोई इंडियन नेवी में आ रही है सबसे मतलब बड़ी बात है। अगर आप इंडियन नेवी में जा रहे हो देन मतलब ये आप ऐसा मतलब वर्क कीजिएगा इंडियन नेवी में कि आपको द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी एडमिरल ऑफ द फ्लीट आपको मिले, ठीक है। क्योंकि एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी किसी को नहीं मिली। सो यू विल बी आल्सो बोल सकते हैं कि मतलब लार्जेस्ट डिग्निटी इन द इंडियन नेवी, ठीक है। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर जो क्या है, हु स्पेशलाइज इन द कम्युनिकेशन एंड वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। टुक चार्ज एज द 26th नेवी चीफ इन न्यू दिल्ली टुडे। हालांकि उस दिन मैंने आर्टिकल से उठाया वो, ठीक है। तो उस दिन ट्यूसडे था एंड अराउंड ये मेरे को जहाँ तक याद है अप्रैल की महीने की बात है, ठीक है। तो इन्होंने इनके पहले कौन थे, तो वो थे एडमिरल हरि कुमार सर, ठीक है। एडमिरल जो त्रिपाठी सर हैं वो आपके एल्यूमिनाई हैं, कहाँ के, सैनिक स्कूल रेवा के। इसी के साथ ये एनडीए के भी एल्यूमिनाई हैं, ऑब्वियस सी बात है। एनडीए कमीशन हुए थे 1985 जुलाई 1 को, ठीक है। कौन सी ब्रांच में, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। एंड बॉर्न कब हुए थे, 15 मई 1964 को। तो कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। बेसिकली जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, स्पेशलाइजेशन इनकी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में है। एल्यूमिनाई है रेवा स्कूल, सैनिक स्कूल रेवा के, एज वेल एज एनडीए के, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, डिफरेंट ब्रांचेस भी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ब्रांच होती है इंडियन नेवी। तो यार आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, इंजीनियरिंग ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशनल एंड मेडिकल। इसमें भी सबसे बड़ी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव में आपकी वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांचेस आती हैं, जिसका मेन वर्क होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस वॉरफेयर एज वेल एज शिप्स, ठीक है। आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से डील करती है, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखती है, एजुकेशनल जो पढ़ाई एंड टीचिंग लर्निंग का काम देखती है, एंड मेडिकल जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर इंडियन नेवी लेक्चर, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर हो गया एंड ऑलमोस्ट हमने पूरी 35 स्लाइड्स थी एंड वी हैव कवर्ड ऑल दी स्लाइड्स। आपके इसके लाइक पीडीएफ आपको ये उसमें मिल जाएगी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। सो मस्ट चेक आउट दैट एंड यार फीडबैक जरूर देना इफ समवन हैज सीन द कंप्लीट वीडियो एट लास्ट, ठीक है। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम अमेजिंग एंड इनोवेटिव कंटेंट।